हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है कृष्णा साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, हम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों निकालते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने की। तो हम इन दो टॉपिकों पे आज की क्लास में बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों निकालते हैं, और फिर बात करेंगे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। तो आज के लेक्चर में हमारी दो बातें होने वाली। नंबर एक, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों निकालते हैं। तो हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हमें किसी तत्व के बारे में, किसी तत्व के रासायनिक गुण के बारे में जानने के लिए यानी कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास इसलिए निकालते हैं, अगर हमें किसी तत्व के रासायनिक गुण अगर जानने हैं तो वो हम सिर्फ किसके द्वारा निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इतनी बात समझ आ रही है। अब रासायनिक गुण क्या हो सकती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं संयोजकता की। हमें किसी भी तत्व की क्या निकालनी है, संयोजकता। किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण, जैसे हम बात करें सोडियम की, कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, उसका चुंबकीय गुण क्या होगा, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। या आवर्त सारणी में स्थान जानने के लिए, स्थान जानने के लिए, या हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। यानी कि हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हमें उसके किसके बारे में बात करनी है, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, उसकी संयोजकता हो सकती है, उसकी चुंबकीय गुण हो सकते हैं, या आवर्त सारणी में स्थान जानने के लिए, या केमिकल बॉन्डिंग के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं। कितने हैं भाई, तीन। पहले हम तीन की बात करेंगे, फिर हम लेके आएंगे चौथे भाई साहब। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इतनी बात समझ बच्चों। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे वो हम तीन लोगों के द्वारा सीखेंगे। नंबर एक, ऑफबाउ। ऑफबाउ सिद्धांत। नंबर दो, हुंड का नियम। और नंबर तीन, पाउली का अपवर्जन नियम। यानी कि हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो वो हम ऑफबाउ
हुंड और पाउली के अनुसार निकाल पाएंगे, वरना हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं निकाल सकते हैं। और बाहु क्या बात करते हैं, तो ऑफ बाहु कहते हैं कि जब हम ऑर्बिट जो सॉरी ऑफ बाहु जो भाई साहब कहते हैं कि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे, और वो भी किसके अनुसार बनने पड़ेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि ऑफ बाहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। किस में भरेंगे, किस में भरेंगे, तो इसका उत्तर है ऑर्बिटल। यानी ऑफ बाहु सिद्धांत हमें ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हम निकालेंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। किस में भरेंगे, ऑर्बिटल में भरेंगे। यानी ऑफ बाहु का सिद्धांत बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, जबकि हुंड का नियम कहता है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। हुंड का नियम हमें ये बताता है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सभी ऑर्बिटल में पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक, उसके बाद क्या होगी भाई, पेयरिंग। जबकि जो पाउली का नियम कहता है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जबकि पाउली का अपवर्जन नियम कहता है जब हम ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी भर सकती है भाई, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट। इतनी बात समझ आई। यानी कि हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम एक तो बाउ सिद्धांत के अनुसार, दूसरा हुंड के सिद्धांत के अनुसार, और तीसरा पाउली के सिद्धांत के अनुसार। और बाउ सिद्धांत हमें ये सिखाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए कि हमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निकालना है। कैसे, किस में भरेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में। जबकि जो हुंड का नियम बताता है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो भरते समय सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में उसकी क्या होगी, पेयरिंग। जबकि जो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है वो हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दोनों का जो स्पिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट। यानी कि एक ऊपर की साइड तो दूसरा नीचे की साइड। इतनी बात समझ आई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ऑफ बाउ सिद्धांत की करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑफ बाउ सिद्धांत की। ऑफ बाउ सिद्धांत और दूसरा है हमारा यहाँ पे बोहर बरी।
ऑफ-बाउ सिद्धांत हमें बताता है कि जो हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वो ऑर्बिटल बेस निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? ऑर्बिटल बेस पे। जबकि बोरवरी हमें बताता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो हम निकालते हैं सेल बेस, यानी ऑर्बिटल पर आधारित और सेल पर आधारित यानी कोष पर आधारित। अब ऑफ-बाउ हमें एक डायगोनल प्लेनर देता है जिसमें हम बात करेंगे कि पहली जब हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो कक्षा होती है हमारी 1s। क्या है? 1s। उसके बाद आता है 2s 2p। उसके बाद हमारी थर्ड क्लास आती है 3s 3p। उसके बाद हमारी फोर्थ क्लास आती है 4s 3d 4p। उसके बाद हमारी फिफ्थ क्लास आती है 5s 4d 5p। उसके बाद हमारी सिक्स क्लास आती है 6s 4f 5d 6p। और उसके बाद आती है 7s 5f 6d और 7p। यानी कि हमें ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार पहले कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरनी है? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, उसके बाद 7। भरने कैसे हैं? वो भरने हमें ऑफ-बाउ, हुंड और पाउली के अनुसार हैं। क्योंकि हुंड भाई साहब हमें बताते हैं कि हर ऑर्बिटल में पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? एक एक। उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग। जबकि पाउली भाई साहब हमें ये बताते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट। इतनी बात समझ आ रही है? तो हम जब ऑफ-बाउ के अनुसार बात करेंगे तो इस प्रिंसिपल के अनुसार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसमें? मिनटों में। याद करने की ट्रिक, लर्निंग ट्रिक। S SP SP SDP SDP SFDP SFDP। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? अब हम आगे बात करें तो S की बात करें तो जो S सब सेल है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कितने आ सकते हैं भाई? 2। जबकि हम P सब सेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। जबकि हम D सब सेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 10। जबकि हम अब F सब सेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 40। इतने इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ऑर्बिटल कितने चाहिए? ऑर्बिटल तो S सब सेल के लिए कितना है ऑर्बिटल? S सब सेल के लिए कितना ऑर्बिटल? 1। P सब सेल के लिए कितने? 3। जबकि D सब सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल चाहिए? 5। और F सब सेल के लिए कितने ले भाई? 7। दोबारा एक बार क्या करेंगे समझेंगे। यानी कि हमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है वो ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार निकालना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। लर्निंग के लिए ट्रिक याद रखनी है हमें 1s SP SP DSP SDP SDP
SFDP, SFDP। अब हम बात करते हैं कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सब सेल में 2, जबकि पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, जबकि डी में कितने आ सकते हैं 10 और एफ में कितने आ सकते हैं 40। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, जबकि पी में कितने होते हैं 3, डी के अंदर कितने होते हैं 5 और एफ के अंदर कितने होते हैं 7। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बोर सर से। तो बोर सर कहते हैं कि सर हम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं वो सेल बेस निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? सेल बेस। तो मैं बोलता हूँ भाई सेल बेस निकालते कहते हैं, तो बोर सर कहते हैं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो है 2n²। क्या है? 2n²। वो अब हम बात करें सर हमें ये बताओ कि आपके पास सेल कौन कौन सी है, तो हमें बताएंगे सर हमारे पास के एल एम एन, ये हमारी क्या है? सेल। क्या है? यहाँ एन क्या है? एन है सेल नंबर। अगर मैं एन का मान 1 रखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2। जबकि एल का मान मैं 2 रखूं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई? 4। एन का मान मैं 3 रखूं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। 4 सॉरी 8 आएंगे यहाँ, जबकि 4 रखने पे कितने आएंगे भाई? 32। इतनी बात समझ आई। यानी कि हमें जब बोरबरी के अनुसार बात करनी है, तो जो बोरबरी भाई साहब होते हैं वो किस पे बेस है? सेल पर। कैसे बात करेंगे? 2n² के। हम अगर सेल की बात करें तो हमारे पास कितनी सेल हैं? फिलहाल तो हम 4 की बात कर रहे हैं, के एल एम एन। अगर हम कह रहे हैं सेल एन हमारी क्या है? सेल नंबर है। तो एन की जगह पे हमने कितनी रखी है? 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 2। अब एन बराबर 2 रखने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 8। एन बराबर 3 रखने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 18। जबकि एन बराबर 4 रखने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 4। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना कैसे है। इतनी बात समझ आई बच्चों? किन किन के अनुसार करेंगे? और बोरबरी के अनुसार। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, किसकी बात करूं? हाइड्रोजन की। जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमें ये बात आनी चाहिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई? 1। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी उसके अंदर उतने ही क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन। इतनी बात याद रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जिस तत्व का जितनी परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक नंबर है, उसके अंदर उतनी क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन भाई? 1। तो पहले सबसे हम कौन सी कक्षा भरेंगे? पहली वाली 1s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मगर हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो 1s1। जबकि बोर के अनुसार जाकर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो वो आएगा सिर्फ 1। कितना आएगा भाई? 1।
अब बात करते हैं हम नंबर 2 हीलियम की। इसकी बात करते हैं हीलियम। अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा हम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 2, तो 1s2। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा 2। बात करते हैं 3 नंबर लिथियम। परमाणु संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके पास 3। पहली कक्षा भरेंगे तो 1s2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हमारे 2, तो कौन सी क्लास स्टार्ट होगी सेकंड 2s। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 3, मगर लिथियम के पास कितने बचे हैं 1, क्योंकि 2 किस में चले गए इसमें, तो इसमें कितना आएगा 1। अगर मैं ये बोरवरी के अनुसार लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालूंगा तो इसका आएगा 2,1। ऐसी हम बात करते हैं 4 बेरिलियम। बेरिलियम के अनुसार निकालें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1s2, क्योंकि 2 में s में कितने आ सकते हैं 2, और फिर उसके बाद 2s2। कितने पास इलेक्ट्रॉन इसके 4, तो 2 और 2 4। जबकि यहाँ पे मैं बेरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालूंगा तो वो आएगा 2,2। कितनी बात समझ आई। ऐसी और निकालते हैं नंबर 5 बोरॉन। परमाणु संख्या 5। अगर हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो सबसे पहले कौन सी कक्षा भरेंगे फर्स्ट 1s2, उसके बाद 2s2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर चुके हैं हमारे 2 और 2 4, मगर इसके पास कितने हैं 5। तो अब यहाँ पर हम कौन किसको लेके आएंगे 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं मैक्सिमम 1 से लेकर 6 तक, तो इसके पास कितना बचा है 1। तो यहाँ हम बात करते हैं बोरॉन की। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में कितने 3। इतनी बात समझ आ रही है। ऐसी और निकालते हैं हम अब बात करते हैं हम नंबर 10 नियोन। अगर इसका परमाणु संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 10। सबसे पहले कौन सी कक्षा भरेंगे फर्स्ट 1s2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद आएगा 2s और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2। अब p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। इसके इलेक्ट्रॉन कितने भर चुके हैं 10, बचे कितने 6, तो इसमें कितने भर देंगे 6। जबकि जो बोर भाई साहब है उनके अनुसार जो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 2,8, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और दूसरी में कितने हैं 8। कितनी बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं हम सोडियम की Na11। परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी इसके पास 11। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में कितने 2, और पी में कितने भाई 6। भर कितने गए 2 2 4 और 4 2 4 और 6 10। बचा कितना सोडियम के पास 1, तो कौन सी क्लास स्टार्ट होगी हमारी थर्ड 3s1। एस में आने कितने चाहिए थे 2, मगर है कितना 1। अब हम सोडियम का किसके अनुसार निकालेंगे बोरवरी के अनुसार, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, यानी कि 2 8 1। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। सभी का नहीं एक साथ निकालेंगे भाई, आप खुद से भी कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक क्या करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। अगर मैं इस क्लोरीन का निकालूं तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 1s2, फिर उसके बाद 2s2 और 2p6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर गए 10। अब आएगा हमारा 3s। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। टोटल कितने भर गए 2 4 6 10 2 12।
बचे कितने 5, तो उसके लिए कौन सी क्लास आएगी हमारी 3p 6, 5p के पास होने कितने चाहिए थे 6, मगर हैं कितने 5। और बाउ के अनुसार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जबकि हम बोर के अनुसार बात करें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई 2, दूसरी में कितने 8, जबकि तीसरी में कितने 7। इतनी बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं 20 कैल्शियम। कैल्शियम का जब हम निकालेंगे तो पहली 1s2, उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18, कितने बचे 2, तो वो आएंगे हमारे 4s2 में। इतनी बात समझ आ रही है। ये किसके अनुसार हो गया ओ बाउ के अनुसार, जबकि हम किसके अनुसार बात करेंगे बोरवरी के अनुसार जब हम निकालेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8 और चौथी में 2। इतनी बात समझ आ रही है। इस रूल इन दोनों के द्वारा आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हम निकाल रहे हैं वो नीट के लिए, जेई के लिए, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स वगैरह के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं नीट की बात करूं तो उसमें कम से कम इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों। आगे बात करते हैं अब बात करते हैं हम 20 के बाद आता है 21 कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। परमाणु संख्या 21, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 21। तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो पहले फर्स्ट कक्षा भरेंगे 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p6, उसके बाद आएगा 3s2 और 3p6, उसके बाद आएगा 4s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 2 2 4 4 और 6 8 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में। 3d कितना बचा है भाई 20 भर चुके हैं, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो d में कितना आएगा 1। आ कितने सकते थे मैक्सिमम 10, जबकि हम बोर के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे स्कैंडियम का तो ये आएगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, दूसरी में कितने हैं 8, तीसरी में यहाँ कितनी है 2 और 6 8 और 1 9, और चौथी कक्षा में कितनी है भाई 2। स्कैंडियम का टाइटेनियम वेनेडियम की बात कर लेते हैं। वेनेडियम 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। चेक कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 20। वेनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई 23, कितने बच चुके हैं 20। डी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बच जा सकते हैं 10 है, मगर कितने 3, तो 3 भर देंगे। ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया वेनेडियम का। जबकि हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरवरी के अनुसार निकाल रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2, 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 8 और 3 11, और फोर्थ कक्षा में कितनी है 2। जबकि हम क्रोमियम की बात करें और क्रोमियम हमारा यहाँ अपवाद है, क्या है भाई अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका परमाणु संख्या है 24, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 24। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अगर हम इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालें तो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा होना चाहिए भाई ये वाला होना चाहिए। यानी कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितनी है भाई यहाँ पे 2 4 6 और 10, और फोर्थ कक्षा में कितनी है
सॉरी 12 होने चाहिए थे तीसरी में, और फोर्थ में कितने हैं 2। मगर जो क्रोमियम है वो हमारा संक्रमण धातु है, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरों को दिखाने के लिए इस प्रकार कर लेता है कि जो फोर्थ क्लास है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपनी कक्षा में खींच लेता है। डी के पास 4 की वजह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। सॉरी, ये इसीलिए करता है क्योंकि ये चाहता है कि दुनिया को मैं ऐसा दिखूं कि मेरा जो डी कोश है या डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को लगे कि अर्धपूरित है। कैसा है? अर्धपूरित, यानी कि मैं दूसरों की नजरों में जो बन जाऊं वो अर्धपूरित बन जाऊं। कैसा बन जाऊं? अर्धपूरित। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लूँ किसके अनुसार, बोल के अनुसार, तो वो आएगा 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2, 6, 8, 8 और 5 13, जबकि चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भाई 1। अब मैं क्रोमियम की बात करूं, जैसे आयरन की बात करूं, आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, कितने बचेंगे भाई 2, 2, 4, 10, 10 और 20, यानी कि इसके पास आएंगे 20, 26 से यानी 6। यहाँ पे मैं बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका निकालूंगा तो वो आएगा 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितनी है 3, 2 और 6 10, सॉरी 2 और 6 8, 8 और 6 14। इसी प्रकार से आप किसी भी तत्व का, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस किस के अनुसार? ओम सिद्धांत के अनुसार और बोर-बरी के अनुसार। हमारे अपवाद, बस जो दिक्कत आने वाली है वो सिर्फ अपवादों में आएगी, वरना आप किसी भी तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें अब जिंक, कॉपर और जिंक। कॉपर का परमाणु क्रमांक 19 और जिंक का 30। ये भी याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारा एक क्या है, अपवाद। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। कितनी बची भाई 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का होना क्या चाहिए था, और भाव के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मगर जो डी सब सेल हमारे पास है वो एस सब सेल में से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है, और खुद के पास कितना कर लेता है 10। कितना कर लेता है 10। जबकि हम बोरबरी के अनुसार कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितनी है 9। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई इसकी में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने आएंगे 2, 6, 8 और 10 18, जबकि चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1। अब हम जिंक की बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d10। जबकि यहाँ जिंक की परमाणु संख्या की बात करें 30, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 18 और 2। तो ऐसे आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रिक की। किसकी बात करेंगे भाई? ट्रिक की। किसके अनुसार? बोरबरी के अनुसार। किसकी बात करेंगे भाई? किसके अनुसार? बोरबरी के अनुसार। ये ट्रिक आप किसी भी तत्व पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मगर जो हम ट्रिक लिखने जा रहे हैं वो 1 से लेकर 50 तक ही काम करेगी, इतनी बात समझ आ रही है। 50 से आगे वो काम नहीं करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट यानी कि हम आप जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या है, हमारी ट्रिक है, और कैसी भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। अगर हमें 1 से 20 तक के तत्वों का, 1 से 20 तक के तत्वों, 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा हमारा 2,8,8,2। यानी कि हमें 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो वो 2,8,8,2 के अंदर ही आएगा। जबकि हम बात करें 20 से लेकर 36 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालेंगे तो वो 2,8,18,8 के अंदर आएगा, यानी 2,8,18,8 के अंदर आएगा। जबकि हम 36 से लेके 54 तक बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा हमारा 2,8,18,18,8, 10 और 8 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 54। तो इन ट्रिकों के द्वारा आप किसी भी तत्व का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।